जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस का फर्स्ट सेशन हमारा कैसा लगा, आपको उसमें कितनी चीजें समझ आई हैं, कोई डाउट है तो प्लीज वो पूछिए, बिकॉज आज मैं आपके लिए और 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आई हूँ क्लास में। वील अंडरस्टैंड देम। और इस बार व्हाट आई हैव डन इज मैंने सेंटेंसेस भी रखे हैं, तो आपको स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी, आपको आइडिया होगा कि आप इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को बोलने में भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ईडियम है इन कोल्ड ब्लड। देखिए, ईडियम्स का मैंने आपको बताया था, ईडियम्स का डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, बहुत रेयर मीनिंग होता है कि किसी हम ईडियम को एक बार में पढ़ के समझ जाए। इन कोल्ड ब्लड से हमें फिर भी इसके मीनिंग का आइडिया निकलता है। देखिए, ब्लड सबको पता है, खून, कोल्ड ब्लड। तो बेसिकली कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जब आप बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं ना, कोई रिएक्शन ही नहीं है, राइट। जैसे जब हॉट ब्लड तो होता है जब बहुत एंगर होगा, रेज होगा। कोल्ड ब्लड क्या होगा? बेसिकली जब आप बिल्कुल कोई इमोशन ही नहीं है, नो रिस्पॉन्स, जैसे बॉडी नम पड़ गई हो। तो कोल्ड ब्लड का मतलब निकलेगा डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन द फैमिली वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। मतलब इमोशनलेस, ब्रूटली, ओके, विदाउट एनी इमोशन, इनसेंसिटिव तरीके से। So that is the meaning of in cold blood. The next idiom is a thorn in the flesh. अब आप अज्यूम करिए कि आपकी स्किन है, उस पर कोई कांटा चुभ जाए, आपके हाथ में या कहीं पर भी कोई कांटा चुभ जाए, तो वो एक कांटा आपको कितना परेशान करेगा जब तक आप उसको बाहर नहीं निकाल लेते, राइट। तो अ थॉर्न इन फ्लैश अ थॉर्न इन फ्लैश का मतलब है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस। ऐसी चीज जो हमें बार बार परेशान करती रहती है जब तक हम उसको कंप्लीटली अपनी लाइफ से नहीं निकाल देते। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ थॉर्न इन फ्लैश। द नेक्स्ट इडियम, स्मेल अ रैट। रैट, चूहा। कई बार क्या होता है, चूहा अगर हमारे घर के किसी कोने में होता है, and if that rat dies, तो उसकी एक गंदी सी स्टिंक आती है। सो वी कैन नॉट फिगर आउट, कई बार हमें समझ नहीं आता है कि स्मेल कहाँ से आती है, बट हमें इतना आइडिया होता है पक्का कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कहीं चूहा मरा हुआ है। तो दिस मीन्स यू कैन स्मेल समथिंग, आपको पता चल रहा है कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है, कहीं पर कुछ तो घोटाला गड़बड़ चल रहा है। तो द मीनिंग इज सस्पेक्ट समथिंग फाउल। जब हमें एक अंदाजा लगता है, एक सस्पिशन होता है कि यस कुछ तो गड़बड़ है। तो व्हेन आई डिडंट हियर एनी न्यूज फ्रॉम माय एम्प्लॉयर, आई बिगेन टू स्मेल अ रैट। मतलब मुझे डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। सेम मतलब वही जो दोहराते हैं, और स्ट्रिंग क्या होता है? तार। अगर आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, लेट्स से गिटार, अगर आप एक ही तार बजाते रहेंगे मतलब आप एक ही ट्यून डेली बजा रहे हैं, तो दिस मीन्स यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग। तो ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, इसका मतलब यही होता है, एक ही बात को दोहराना। आई एम टायर्ड ऑफ हेयरिंग हिम हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। मतलब एक ही चीज को वो काम वो दोहराता रहता है, मोनोटोनस हो जाता है, एंड आई एम क्वाइट टायर्ड ऑफ इट। द नेक्स्ट वन, बरी द हैचेट। देखिए, बरी मतलब दफन कर देना, दफना देना, मतलब खत्म कर देना किसी चीज को। तो बरी द हैचेट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े को खत्म करके शांति बनाए रखना। तो एंड द क्वारल एंड मेक पीसेस। वी ऑल शुड बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। द नेक्स्ट वन, लीव वन इन द लर्च। लीव वन इन द लर्च का मतलब होता है जब हम किसी को मुसीबत में अकेला छोड़ देते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, प्रॉब्लम में है, और हम अगर उसको उस प्रॉब्लम में अकेला छोड़ दें, दैट इज द मीनिंग ऑफ लीव वन इन द लर्च। desert one in difficulties, leave one in a helpless condition. मुसीबत में किसी को अकेला छोड़ देना। See, these are quite simple ones, very interesting. आपको अच्छे लग रहे होंगे ये idioms, और अगर आप इनको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग मैनर में समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और इनको स्पोकन इंग्लिश में जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो नेचुरल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको, आप जैसे कहते हैं ना, फिंगर टिप्स में याद होंगे ये। नेक्स्ट इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, मछली की जगह कहाँ है? पानी के अंदर। अब मछलियां पानी के अंदर है, अगर आपने देखा एक मछली पानी के बाहर है, तो उसका क्या मतलब होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज स्ट्रेंज। वो फिश उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। सो बेसिकली फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है व्हेन यू फील आउट ऑफ ग्रुप, और यू, और इफ देयर समथिंग फिशी, समथिंग स्ट्रेंज, कि भाई मछली पानी के बाहर क्यों है, मछली की जगह तो पानी के अंदर है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सो इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, सो यू आर अलोन, यू आर लेफ्ट आउट,
or if there is something strange. I didn't have any friends that were like me. I just felt like a fish out of water. मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं हूँ. Next is at one's beck and call. At one's beck and call is also a good one. इसका मतलब होता है under one's control. जब कोई हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द होता है, हर वक्त आगे पीछे, आपने एक बेल बजाई और आपके सामने हाजिर है वो पर्सन और आपका काम हो गया. That is the meaning of at one's beck and call. अगर आप किसी होटल में स्टे करने जाते हैं, so what? You are on a vacation, you are on a relaxed mood. तो आप क्या करते हैं? You just have to make a phone call to any department and that work is done. That is the meaning of at one's beck and call. Means to be things under control, or when somebody is right there available for you, at your service. When somebody is at your service. All right. So the next one, students. मेक बोथ एंड्स मीट. देखिए, एक कोना और दूसरा कोना, अब दो कोनों को हमें मिलाना है. तो कोनों को तो हम एक्सीड कर नहीं सकते. वी हैव टू मेक देम मीट मीन्स वी हैव टू लिव विद इन आवर इनकम. मेक बोथ एंड्स मीट, हर तरीके से हर चीज को पूरा करना, मतलब अपनी इनकम के हिसाब से काम करना. जितना कमाया उतना ही खर्चा करना. वी हैड अ हार्ड टाइम मेकिंग एंड्स मीट, मतलब जितनी इनकम थी उसी में गुजारा करना हमारे लिए मुश्किल था. So we all should try to make both our ends meet. Poor people live within their means, so poor people try hard to make both ends meet. Next is in hot water. See, अगर आपको गर्म पानी में डाल दिया जाए तो क्या है? Obviously you will not like it, you will be in trouble. आप मुश्किल में हैं, you are in kind of a trouble. So in hot water का मतलब होता है मुश्किल में पड़ना, दिक्कत में पड़ना, in trouble. If you don't tell the teacher that you cheated, you are going to get in really hot water. मतलब आप मुसीबत में पड़ जाएंगे. So in hot water पढ़कर ही पता चल रहा है that the idiom gives a negative meaning, to be in danger. The next one, nip in the bud. निप इन द बट का मतलब होता है बात को बढ़ने से पहले ही खत्म कर देना. एक फ्लावर होता है, ठीक है, तो पहले वो एक बड होता है, तब वो बाद में आप कह सकते हो ग्रो होता है इनटू अ फ्लावर. सो बेसिकली बड, निप इन द बट का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर आपको लगता है कि वो एक बड़ा इशू बन सकता है तो उसको इनिशियल स्टेज पर ही खत्म कर देना. डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज. By arresting all the leaders, they nipped the rebellion in the bud. मतलब लीडर्स को अरेस्ट करके जो भी प्रोटेस्ट था, जो भी प्रोटेस्टर्स थे, जो भी मैटर था, सब खत्म हो गया. इनिशियल स्टेज पर ही मामला खत्म हो गया. So that is the meaning of nip in the bud. Stick to one's guns. मतलब remain faithful to the cause. Stick to one's guns. मतलब अपनी बात, अपने actions पे टिके रहना. To be obedient, to be faithful, sincere. The witness stuck to her guns about the exact time she was there. Means she remained faithful to the cause. जिस रीजन के लिए वो गई थी वो उसको लेके बहुत ईमानदार थी. मीन्स अपनी बात पर टिके रहना, जो मोटिव है उस पर बने रहना. To be faithful, obedient. That is the meaning of this idiom. All right. Then the next one, to eat humble pie. To eat humble pie का मतलब होता है to apologize humbly and to yield under humiliating circumstances. मतलब जब आपको लगता है कि आपने कुछ गलत करा है तो आप आराम से अपनी गलती माने. ओके, यू apologize humbly, और जो भी सिचुएशन है, humiliating सिचुएशन है, उससे उभर कर आए. That is the meaning of to eat humble pie. Pie is kind of a thing which we eat. Okay, pie is a dessert which we eat. हम्बल होता है डाउन टू अर्थ होना. सो टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है बिल्कुल सीधी सीधी बात सामने होना. मतलब अगर आपने कुछ गलत करा है तो उसके लिए माफी मांगिए और सिचुएशन से, ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन जो भी है, उससे बाहर आना. दे हैड टू ईट हम्बल पाई व्हेन द रूमर्स दे वर स्प्रेडिंग वर प्रूव्ड फॉल्स. मतलब उनको अपोलोजाइज करना पड़ा जब पता चला लोगों को कि उन्होंने जो भी अफवाह फैलाई थी वो सब गलत थी. The next one, in high spirits. पढ़ के ही पता चल रहा है high spirits मतलब जिंदा दिल होना, jubilant होना, to be very happy. So to be in high spirits का मतलब होता है to be joyful, to be very very happy. I am afraid I can't come, but I will be there in high spirit.
मीन्स डेफिनेटली आई विल बी देयर एंड व्हेन आई कम आई विल कम हैप्पीली। इसका ऑपोजिट भी होता है, आई विल राइट हियर टू बी इन लो स्पिरिट। टू बी इन लो स्पिरिट का मतलब होता है फीलिंग डिप्रेस्ड और फीलिंग सैड। हाई स्पिरिट मीन्स टू बी हैप्पी, टू बी एक्सटैटिक, टू बी जुबिलेंट, बहुत खुश होना, और लो स्पिरिट का मतलब होता है उदास होना। Then the next one, put the cart before the horse। देखिए घोड़ा होगा, उसके पीछे होगी ना गाड़ी, जैसे बैल गाड़ी होती है, बैल के पीछे अटैच होती है ना हार्नेस से। तो अगर आप गाड़ी को आगे रख दोगे एनिमल के, तो आप उल्टा कर रहे हो, यू आर पुटिंग इट इन रॉन्ग ऑर्डर। तो पुट द कार्ट बिफोर, बिफोर मीन्स आगे, बिफोर द हॉर्स, तो इसका मतलब हो गया पुट और डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। ये कुछ इडियम्स है जो हमें पढ़ के लॉजिकली इनका मीनिंग कई बार समझ आ जाता है। Aren't you putting the cart before the horse by deciding what to wear for the wedding before you've even been invited? मतलब आपको इनवाइट करा नहीं गया है शादी के लिए और आप कपड़े डिसाइड करके बैठे हो। तो थिंग्स आर इन रॉन्ग ऑर्डर। ऑब्वियसली पहले इनविटेशन आएगा, ओनली देन यू आर गोइंग टू डिसाइड योर क्लोथ्स। द नेक्स्ट वन, टू ऑल नेम्स। टू ऑल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज, to use offensive language, basically to use offensive language, to be uncivilized, to abuse someone. Military governors ruled the country in all but name for many years, means ruled the country but abused for many years. All right, so next one, on tenterhooks. On tenterhooks is a good one, plus it's very important students for your exam. On tenterhooks का मतलब होता है in a state of suspense and anxiety। जब आप एंजाइटी होती है कि क्यूरियोसिटी होती है जानने की किसी चीज को कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने अभी एग्जाम दिया एंड देन यू आर क्वाइट एंशियस टू नो व्हाट्स द रिजल्ट गोइंग टू बी, और आपके लिए एक सस्पेंस है कि आपका क्या रिजल्ट आएगा, क्लियर होगा नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ टू बी ऑन टेंटरहुक्स। Other property owners in the area remain on tenterhooks, मतलब they were quite anxious and suspense that what's going to happen next. तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है एक एंजाइटी होना, एक क्यूरियोसिटी होना किसी चीज को जानने की। नेक्स्ट इज वॉश वंस डर्टी लिनन। सी लिनन लाइक क्लोथ्स, लिनन हो गए कपड़े। अब आप अपने कपड़े, गंदे कपड़े घर में धोएंगे, ऑब्वियसली आप घर के बाहर पब्लिक पे सड़क के किनारे तो नहीं धोएंगे अपने गंदे कपड़े। तो टू वॉश वंस डर्टी लिनन का मतलब होता है जब आप अपनी पर्सनल और प्राइवेट थिंग्स को पब्लिकली ले आते हो, आप उनको दुनिया के सामने अपने पर्सनल थिंग्स को बाहर ले आते हो, योर पर्सनल फाइट्स, और आप उनको अगर दुनिया के सामने ले आओ, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम वॉश वंस डर्टी लिनन। डिस्कस अनप्लेजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर strangers. The company may have real problem, but it's unfortunate that the directors have chosen to wash their dirty linen in public. This means इंटरनल अफेयर तक कंपनी का अंदर तक रहना चाहिए था, बट क्योंकि अब मीडिया के थ्रू या जैसे भी बाहर आ गया है, सो इट्स जस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो नाउ तब आप ये ईडियम यूज कर सकते हैं टू वॉश वंस डर्टी लिनन। नेक्स्ट, बेल द कैट। अब देखिए बिल्ली है, बिल्ली के गले में अगर घंटी है तो उसको बजाने का रिस्क कोई नहीं लेगा, क्योंकि जो भी ऐसा काम करेगा वो अपने लिए मुसीबत को दावत दे रहा है। इट्स अ बिग रिस्क, यू आर इनवाइटिंग डेंजर टू, बिकॉज बिल्ली ऑब्वियसली आपको काट सकती है ऐसे में। सो टू बेल द कैट का मतलब हो गया टू फेस द रिस्क, बेसिकली टू इनवाइट डेंजर फॉर नोइंगली, जानबूझ के अपने लिए डेंजर इनवाइट करना या रिस्क लेना। Everybody seems to agree that we've got to bell the cat, but no one wants to step forward. सबको पता है कि हमें रिस्क लेना पड़ेगा, but nobody wants to step forward. A hard nut to crack. नट होता है जैसे सपोज अखरोट हो गया, राइट, वॉलनट। अगर बहुत हार्ड होगा तो आप उसको कैसे तोड़ोगे? तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत डिफिकल्ट है, आसानी से नहीं हो सकती सॉल्व। सो द टीम्स डिफेंस इज अ हार्ड नट टू crack. Clearing any exam is a hard nut to crack, means it's a difficult task. Then the next one, let the cat out of the bag. देखिए बैग है, बैग में आप बुक्स रखेंगे, बैग में आप कैट नहीं रखेंगे, बिल्ली को नहीं रखेंगे। तो अगर आपने बिल्ली को रखा हुआ है तो उसका यही मतलब हो गया कि आपने कोई चीज पर्पसली छुपाई हुई है, राइट। और अगर वो बिल्ली एकदम बैग से बाहर आ जाए तो आपका जो भी सीक्रेट था वो बाहर आ गया। तो लेट द बैग आउट ऑफ द कैट का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, अपने सीक्रेट को दुनिया को बता देना।
I let the cat out of the bag about their wedding plans, मतलब आपने अपने जो भी वेडिंग प्लान्स थे वो सीक्रेट अपने सबको रिवील कर दिए. नेक्स्ट इज अ बिग गन, जैसे बोलते हैं ना, ही इज अ हॉट शॉट ऑफ द कंट्री, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट पर्सन, मे बी एमिनेंट पर्सनालिटी. तो अ बिग गन का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट person. The big guns of football are planning to build 5 new state of the art stadiums. So a big gun का मतलब होता है an important person. ये अगेन पढ़ के ही आपको पता चल रहा है. कुछ idioms होते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया है, उनको पढ़ के लॉजिक निकल आता है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम 1 idiom with 4 ऑप्शंस इस तरीके से करेंगे. तो उसमें आई विल टीच यू एलिमिनेशन मेथड एंड देन यू विल सी इट्स इजी. अगर आपको कोई idiom का मतलब नहीं भी पता बट फिर भी उसकी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं से भी गेट अ क्लू टू द नियरेस्ट मीनिंग. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. किल 2 birds with 1 stone. अब आप सोचिए पेड़ पे 2 birds बैठी हैं, आप एक पत्थर से दोनों को मार रहे हैं, मतलब आप एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं, आप एक बार में 2 काम कर रहे हैं. तो इसका भी मीनिंग बहुत क्लियर है, टू अचीव 2 results with 1 effort. So we can kill 2 birds with 1 stone by dropping of the mail when we go to the grocery store. मतलब एक तीर से 2 निशाने. नेक्स्ट, टू टेक 1 to task. टास्क होता है काम. टू टेक 1 to task का मतलब होता है किसी की खबर लेना. जैसे अगर स्कूल में हम कोई गलत काम करते हैं तो टीचर्स बोलते नहीं थे कि आज तो तुम्हारी खबर ली जाएगी. पेरेंट्स बोलते हैं आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कम हियर, आज तो तुम्हारी खबर ली जाएगी अच्छे से. मीन्स डांटना, स्कोल्ड करना, एडमोनिश करना. टू टेक 1 to task, टू टेक 1 to task का मतलब होता है टू एडमोनिश, रिब्यूक, मतलब स्कोल्ड करना, किसी को डांटना. My professor took me to task for not citing my sources correctly. Okay, मतलब अगर मैंने अपने sources correctly नहीं explain करे थे तो उसके लिए प्रोफेसर ने मुझे डांटा. नेक्स्ट, गेन ग्राउंड. जमीन, आपके पास जमीन नहीं है मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है. इंसान के पास छत और जमीन 2 चीजें होने जरूरी है. आपके पास जमीन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है. आज आपके पास जमीन है मतलब आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया. तो गेन ग्राउंड का मतलब होता है फेमस होना, टू बिकम पॉपुलर. तो कोई मैटर भी ऐसा हो सकता है कि जिसने एकदम हाइप पकड़ ली है और बहुत ज्यादा फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया है. द न्यू कॉन्वर्सेशन पॉलिसी इज गेनिंग ग्राउंड अमंग द वोटर्स. सो गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू बी फेमस, टू बिकम पॉपुलर. नेक्स्ट, टू ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट. ट्रम्पेट को ब्लो करते हैं, ठीक है, बजाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है. वन्स ओन ट्रम्पेट मतलब अपना ही ट्रम्पेट बजाना, मतलब अपने ही अचीवमेंट की तारीफ करना, शो ऑफ करना, दिखावा करना. आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इनको बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की आदत होती है, अपनी चीजों को बोस्ट ऑफ करने की आदत होती है कि हम तो ये हैं, हम वो हैं, हमने ऐसा करा वैसा करा, बहुत बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बताते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. He's always blowing his own trumpet. It's so boring. मतलब हमेशा अपनी ही, कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी ही तारीफ करना. That is the meaning of the idiom to blow one's own trumpet. This is also a very important one. Then the next, a bosom friend. Bosom friend होता है a very close friend, a friend who is very near and dear to you. That is the meaning of the idiom a bosom friend. The 2 girls had become bosom friends. So bosom friends का मतलब होता है very very close friends. Again a good one, नया idiom है, students exam में आ सकता है. Next, a brown study. A brown study, देखिए study सब करते हैं, पढ़ाई सब कर रहे हैं. brown study actually means something which does not exist. तो brown study का मीनिंग निकलता है dreaming, मतलब आप सपना देख रहे हैं basically. Brown study का मतलब हो गया when you are dreaming something which is an illusion, which is actually not true. I could see she was in a brown study, मतलब dreaming. In class you should not be in a brown study, students, मतलब you should not be dreaming. So in brown study का मतलब होता है to dream. Next, turn a deaf ear. देखिए ear मतलब कान, deaf मतलब बहरा और turn मतलब मुड़ना.
टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है सुन के भी अनसुना करना। आपको किसी ने कोई काम बोला बट आपने ऐसे एक्ट करा कि आपने सुना ही नहीं, तो आपने क्या करा, यू टर्न अ डेफ ईयर टू दैट पर्सन, आपने बात को सुनकर अनसुना कर दिया। इग्नोर व्हाट वन सेज, देयर अपील्स टू रिलीज द होस्टेजेस फेल ऑन डेफ ईयर्स, मतलब उनकी जो अपील थी वो किसी ने ध्यान ही नहीं दिए, सुन के भी अनसुना कर दिया। नेक्स्ट, अ क्लोज शेव, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पहले काफी बार पास्ट ईयर में आया हुआ है। अ क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना बाल बाल बचना, आज तो बस गए थे, बस एक इंच का फर्क पड़ा, नहीं तो हिट हो गए थे एंड वी वर गॉन, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ क्लोज शेव। आई टेल यू, इसके ये भी आ सकते हैं ऑप्शंस, मिराक्यूलस एस्केप, पास्ट ईयर में एक बार आया था और ऑप्शंस में था मिराक्यूलस एस्केप। एक और भी इडियम निकलता है सेम मीनिंग का, हेयर ब्रेथ एस्केप, यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट, हेयर ब्रेथ एस्केप। हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब यही होता है अ नैरो एस्केप, वी weren't hit when the truck swerved at us, it was a close shave, means बस हम बाल बाल बच गए। जब खतरा होता है और बिल्कुल आप बाय इंच या बाय सेकंड्स बचते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस hair breath escape, close shave, miraculous escape. Please learn all these options. The next one would be turn over a new leaf. पत्ता, अब आप नए पत्ते पे आ गए, मतलब आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। The previous one is over, it's done, and you have begun a new time, a new era in your life. Since he was grounded, Larry has turned over a new leaf and does his homework every night. Means जो भी पहले लाइफ में हुआ, forget it, forget about your past and start, begin fresh, come forward with a new beginning. So that is the meaning of turn a new leaf. Make up one's mind. Make up one's mind का मतलब होता है to decide something, मतलब कुछ सोचना, to decide what to do, what not to do. कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, डिफेंस में जाएं, टीचर बने, पायलट बने। So basically you have to be decisive, you have to make up your mind that yes, what you want to do in life. That is the meaning of make one's mind, decide what to do. I had trouble making up my mind about which quote I liked the best. Basically, to be decisive, don't be fickle-minded or confused. Next is in the long run. In the long run का मतलब होता है eventually, finally. जैसे अभी आपको टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कितनी एडवाइस देते हैं, बेटा ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, बट कितने स्टूडेंट्स सुनते हैं अपने पेरेंट्स की एडवाइस? बहुत कम, ना के बराबर। तो टीचर्स क्या कहते हैं, अभी नहीं, आज से 5 साल 10 साल बाद आप रियलाइज करोगे कि आपने क्या गलतियां करी हैं, आपने क्या, तब आप रियलाइज करोगे कि काश हमने अपने टीचर्स की बात सुनी होती। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आफ्टर फ्यू इयर्स, इवेंचुअली, फाइनली यू विल रियलाइज. So your solution may cause more problems in the long run. मतलब अभी आपको realize नहीं हो रहा है, but finally आप कुछ समय बाद जब towards the end आपको लगेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है. So in the long run, I have seen many students realize that what all they have missed. Next is bring to light. अभी कोई चीज अंधेरे में है और अचानक से अगर उसके ऊपर रोशनी आती है तो वो फोकस में आ गई ना. तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है डिस्क्लोज समथिंग, किसी छुपी हुई चीज को बाहर लाना, उसको लोगों के सामने लाना. अगेन जैसे रिवील था, रिवील समथिंग, डिस्क्लोज समथिंग. The investigation brought to light several new facts about the case. मतलब इन्वेस्टिगेशन से बहुत ऐसे फैक्ट्स थे, एविडेंस थे जिनका हमें पता नहीं था, पर अब वो बाहर आ गए हैं लोगों के सामने. So this is the meaning of this idiom. Bring to light. Again, important ones, students. These are very important ones. Okay. The next one, pay off old scores. मतलब पुराना सारा हिसाब किताब निपटा देना. Pay off means चुका देना, निपटा देना. Old scores मतलब पुरानी बातें. So सब पुराना हिसाब किताब बराबर. इसका क्या मीनिंग निकलता है? टेक रिवेंज. आपने मेरे साथ बुरा करा था पहले, आज मैंने आपके साथ बुरा करा. So हिसाब बराबर. Square an account basically, to take revenge. From her attitude, it is clear that she wants to pay off old scores. Means जो भी पहले हुआ उसको सबको निपटाना है. So she wants to take revenge.
द नेक्स्ट वन हार्ड एंड फास्ट रूल्स, इंपॉर्टेंट है। हार्ड एंड फास्ट रूल्स का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल्स। हार्ड एंड फास्ट, कठिन ना, हार्ड मतलब का कठिन, तो उसी से थोड़ा आइडिया लगता है। हार्ड एंड फास्ट रूल्स का मतलब है strict rules. As such, there are no hard and fast rules in the organization. Yeah, in every organization there are hard and fast rules which you are expected to follow. So hard and fast rule का मतलब होता है strict rule. Okay. The next one, at the 11th hour. At the 11th hour का मतलब होता है at the last minute. कितने स्टूडेंट्स हैं आप मुझे बताइए, एग्जाम 2 दिन बाद है और आज अपनी किताब खोल के पढ़ना शुरू करेंगे? काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है बेसिकली एट द लास्ट मोमेंट, जब हम बिल्कुल आखिरी समय पे काम करना शुरू करते हैं। ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर, मतलब बिल्कुल लास्ट मिनट पे। नेक्स्ट, एट सी। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। सी को हम मेजर नहीं कर सकते। यू डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, वेयर इट गोज, वेयर इट्स नॉट गोइंग। तो टू बी एट सी का मतलब होता है completely lost. You don't know where you are. You are completely lost. You are completely confused. So you can see the sentence here. Gail felt totally at sea means she was confused. She didn't know what to do or what not to do. So basically to be at sea का मतलब होता है to be absolutely confused. All right, students. The next one, to cut a sorry figure. To cut a sorry figure, sorry का मतलब सबको पता है। तो to cut a sorry figure का मतलब होता है जब हम दूसरों को निराश कर देते हैं। बेसिकली आपकी कोई परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी नहीं रही, आपने दूसरों को डिसअपॉइंट कर दिया। सो बेसिकली यू कट अ सॉरी फिगर to make a poor show, give a bad presentation, or not giving an appropriate or up to the mark result. You will cut a sorry figure at the job interview if you wear jeans. Means you will make other disappoint and you will not be up to the mark if you wear informals in your interview. Then the next one, with a high hand. High hand, अगर कोई आपके ऊपर हाथ रख रहे हैं मतलब वो आपको दबा रहा है। With a high hand का मतलब blessing देना नहीं है, don't confuse it with that. With a high hand का मतलब होता है basically to suppress someone, to dominate someone. किसी को जब हम दबाने की कोशिश करते हैं प्रेशर से, that is the meaning of with a high hand. Student, again it's an important one. All right. Then the next one, burn one's fingers. अपनी उंगलियों को अगर आप आग में डाल देते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको जला रहे हो। तो बर्न वंस ओन फिंगर का मतलब है खुद ही अपने लिए, अपने जैसे पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने लिए मुसीबत को दावत देना। गेटिंग इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इनटू अदर्स मैटर। दूसरों के मामलों में पड़ोगे तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, राइट, अपनी ही उंगलियां जलाओगे unnecessarily. That is the meaning of burn one's own finger. Next is laugh one's head off. Laugh heartedly. इतना हंसो कि बस सब देखते ही रह जाए। तो laugh one head off की मतलब हेड क्या होता है, सर, हेड ऑफ। इतना हंस रहे हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ हो, आपका सिर कहाँ है। जब लोटपोट हो जाते हैं ना हंस हंस के, दैट इज द मीनिंग ऑफ laugh one's head off. Laugh wholeheartedly. You laughed your head off when I fell. जब मैं गिरा तो तुम बहुत हंसे थे। When we saw the clown in the circus, we laughed our head off. Means हम दिल खोल के हंसे, बहुत अच्छे से। That is the meaning of this one. Then the next one, chew the cud. देखिए, chew मतलब होता है चबाना। chew the cud. So chew मतलब चबाना। तो च्यू द कट का मतलब होता है जब हम किसी बात को शुरू करने से पहले उसको अच्छे से पहले सोचते हैं। जब खाना होता है, खाने को हम च्यू करते हैं, चपाती को च्यू करते हैं, वी डोंट swallow इट, ठीक है, फॉर अ बेटर डाइजेशन। सो च्यू द कट का मतलब है कोई बात आपने करनी है तो पहले आप उसको थोड़ी देर मन में सोचोगे ना, कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट नहीं करें, क्या बोलें, क्या नहीं बोले, कैसा प्रेजेंटेशन दें। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ च्यू द कट। पॉन्डर ओवर समथिंग, टू थिंक समथिंग बिफोर गोइंग फॉर इट। He sat for a moment chewing the cud before he spoke. मतलब बोलने से पहले वो थोड़ी देर शांत बैठा, उसने मन में सोचा कैसे स्टार्ट करना है कि सामने वाले को बुरा ना लगे, बात भी कह दे। That is the meaning of chew the cud. Next is play second fiddle. Second मतलब दूसरा,
अब देखिए कोई मूवी होती है, एक मेन एक्टर होता है, एक सपोर्टिंग एक्टर, तो सपोर्टिंग एक्टर इज एक्चुअली द सेकंड फिडल, मतलब जो रोल तो प्ले कर रहा है बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट वन। टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है टेक एन अनइम्पोर्टेंट part, means you are not the primary, you are not the vital, the important part, you are in the second line. Tired of playing second fiddle, she resigned and started her own company. I given you sentences इसीलिए कि आप और बेटर समझ पाए कि इनका क्या यूसेज है, कैसे इनका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है एक लेवल से ऊपर, मीन्स ऑनेस्ट इन ओपिनियन, व्हेन यू आर आउट straightforward, you are honest and you are open of what you do and what you not do. Everything may have been perfectly honorable and above board, means honest, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, nothing is under shadow or hidden or concealed, whatever it is, it's out, it's there, that is the meaning of above board. Next one, through thick and thin। देखिए thick मतलब मोटा, thin मतलब पतला, तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है हर तरीके से, वी हैव टू बी बाय आवर फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन अंडर ऑल कंडीशंस, हर परिस्थिति में साथ रहना, दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। माई बेस्ट फ्रेंड हैज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, मीन्स इन ऑल कंडीशंस, गुड और बैड, फेवरेबल और अनफेवरेबल। द नेक्स्ट इज पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। देखिए व्हील इज पहिया, पहिए में अगर आप कोई कील चुबा दें तो पहिया क्या होगा, पंचर, हवा निकलेगी, पंचर हो जाएगा, तो आपका जो काम बनता बनता काम खराब हो गया, आपका एक्शन खराब हो गया। तो सिंपल है, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है टू अपसेट समवन, किसी का प्लान खराब कर देना, किसी को निराश कर देना। कोई बहुत एक्साइटेड है, वाओ आज तो हम पिकनिक पे जा रहे हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, अचानक से आपने कुछ ऐसी बात कर दी कि वो प्लान ही पूरा गड़बड़ा गया, उस पर्सन का मूड खराब हो गया। That is the meaning of this idiom. His letter really put a spoke in our wheel, मतलब लेटर में कोई डिसअपॉइंटेड लिखा होगा तो उससे पूरा मूड खराब हो गया, प्लान स्पॉइल हो गया। The next one, at sixes and sevens। sixes and sevens का मतलब होता है इधर उधर फैला रहना, like जो टीनेजर्स होते हैं उनकी वार्डरोब में क्लोथ्स आर लाइंग एट सिक्सेस एंड सेवन, मतलब मेस्ड अप कंडीशन में, ऑर्डर में नहीं होना, प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होना, सो इट मीन्स डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड या chaotic manner। We've been at sixes and sevens in the office, means हम जो ऑफिस में रहे हैं बहुत chaos में, मे बी एक ट्रबल सिचुएशन में रहे हैं, ये मतलब निकलता है। सो एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, अनअरेंज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, देन द नेक्स्ट वन, एट होम। एट होम मतलब टू बी कंफर्टेबल। जब कोई हमारे घर मेहमान आता है तो हम क्या बोलते हैं ज्यादातर उसको, प्लीज फील एट होम। व्हेन अ गेस्ट कम्स हम कहते हैं प्लीज फील एट होम, मतलब अपना ही घर समझें, कंफर्टेबल रहे, जैसे आप अपने घर पे आराम से कंफर्टेबली बैठते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी आराम से बैठिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एट होम, मीन्स टू बी कंफर्टेबल, बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस करना। अल्फा एंड ओमेगा, अ न्यू वन स्टूडेंट्स, डिफरेंट है। अल्फा ए, राइट, ए को हम जनरली, हम जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम ए को अल्फा बोल देते हैं। अल्फा, ए लेटर इज द बिगनिंग, ठीक है, ए लेटर इज द बिगनिंग ऑफ योर इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए इज द बिगनिंग एंड ओमेगा का मतलब होता है एंड। सो द बिगनिंग एंड द एंड, अगर आपको इसमें अल्फा का मतलब भी समझ आ रहा था तो आप काइंड ऑफ मीनिंग पे पहुंच सकते हैं। The alpha and omega of all Montana trips, its state sublime scenery, means the starting and the end. So students, these are all the important idioms which I wanted to discuss with you. Next session में हम और idioms and phrases करेंगे, but अब different तरीके से करेंगे। Now I'll be getting idioms in front of you and I'll put 4 options. Then I will teach you कैसे eliminate करना है और correct answer पे पहुंचना है, and I'm sure you will enjoy it. आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से ईडियम्स के आंसर निकालना सीखने वाले हैं। बट तब तक आपको ये जो हमने 2 सेशंस आपको प्रोवाइड करे हैं ईडियम्स के, सेशन 1 एंड दिस इज सेशन 2, 50-50 ईडियम्स के, उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। प्लीज लर्न देम, गो थ्रू देम, इफ यू हैव एनी डाउट क्वायरीज यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इनको स्पोकन इंग्लिश में प्लीज अपने इस्तेमाल करें, उससे क्या होता है बहुत नेचुरल हो जाता है यूसेज, तो आपको अलग से बैठ के इनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली याद हो जाएंगे।
So in the next session, I will be coming with some more important idioms and phrases in an interesting manner, which I'm sure you will enjoy because you are going to solve those questions with me. Thank you, students, and Jai Hind.